अगर आप अभी डेविल्स लिटिल वाइफ का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 3 बजे वीडियो देखने को मिलेगा और डेली एक ही वीडियो मिलेगा। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 500 है। जैसे ही 500 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 67, लाल हवेली। सिकंदर जी का स्टडी रूम। खालिद, जफर, जारून, सलमान, अरशद जी, अहमद जी, सिकंदर जी और फरीद यहाँ मौजूद थे। फारिया जी अपनी बेटी के साथ घर जा चुकी थी पर फरीद यही था। दरअसल खालिद की पार्टी का एक जिम्मेदार हिस्सा वो भी था और अपनी माँ और बहन से उल्टा उसका स्वभाव बेहद नर्म था। वो खालिद को अपने आइडियल की नज़र से देखता था। हालांकि उसे सत्ता में इतनी दिलचस्पी नहीं थी पर फिर भी अपनी अम्मी के जोर देने पर उसे इस पार्टी में शामिल होना पड़ा और अब वो इस पार्टी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इलेक्शन होने तक यही रहने वाला है। सिकंदर जी अपने सभी पोतों को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, खान साहब का पोता सरफराज वापस आ गया है और सुनने में आया है वो इस बार उनकी तरफ से इलेक्शन में खड़ा हो रहा है खालिद के खिलाफ। ये कहते वक्त उनकी नजर खालिद पर थी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखे अपने सीधे हाथ में पहनी सिल्वर की अंगूठी को घुमा रहा था। वहीं बाकी सबके चेहरे पर सरफराज का नाम सुनकर कुछ एक्सप्रेशन जरूर आए थे। जफर हैरानी से कहता है, पर बाबा साहेब उसे तो सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो तो इटली गया हुआ था, फिर अब अचानक से यहाँ कैसे? अहमद साहब, दुश्मनी अच्छी अच्छी चीजों को बदल देती है। सरफराज के दिल में भी खालिद के लिए नफरत लौट आई है और अब इसी नफरत के बदौलत वो खालिद के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उसका मकसद सत्ता नहीं है, खालिद को हराना है। उनकी बात सुनकर खालिद, जो अभी तक खामोश था, हल्का सा खिलखिलाकर हंसता है पर उसकी हंसी इतनी डार्क थी कि वहां मौजूद सब जरा कांप गए। पर अगले ही पल खालिद के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए और उसका चेहरा पूरा सख्त हो गया। वो अपनी बेहद ठंडी आवाज में कहता है, अगर इतना आसान होता खालिद अहमद दुर्रानी को हरा पाना तो आज हजारों लोग मेरे सामने सिर नहीं झुकाते। और ये तो फिर पुरानी दुश्मनी है ना, वो आज तक मुझसे जीत पाया है और ना आगे कभी जीत पाएगा। ये दुश्मनी का रिश्ता बहुत हसीन है। उसकी बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता पर जारून हल्का सा सलमान की तरह झुककर उसके कान में कहता है, भाई को देखकर कौन कहेगा कि सरफराज इनका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था एक जमाने में और अब देखो दोनों जानी दुश्मन है। पता नहीं हुआ क्या था इनके बीच। सलमान, ये राज तो सिर्फ भाई और सरफराज को पता है, इसलिए हम सिर्फ खामोश रह सकते हैं। उसकी बात सुनकर जारून भी हाँ में सिर हिला देता है। तभी सिकंदर जी खालिद को देखते हुए कहते हैं, हमारी एक फैक्ट्री में कुछ परेशानी आ रही है, लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम कल सुबह निकल जाओ, इलेक्शन नजदीक है, हमारी इमेज किसी छोटी सी चीज से भी खराब हो सकती है, तो बेहतर कि तुम उन लोगों की बात सुनकर आओ। वो लोग सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। हमने आदमियों को भेजा था पर कुछ नहीं हुआ, वो किसी और की सुनने को तैयार ही नहीं है। फरीद, बाबा साहेब भाई को रहने दीजिए, फैक्ट्री दूसरे शहर है, रास्ता लंबा पड़ेगा, यहाँ भाई की जरूरत होती है, मैं चला जाता हूँ। सिकंदर जी, नहीं फरीद, जाना खालिद का ही जरूरी है। वो लोग सिर्फ खालिद से बात करना चाहते हैं, इसलिए बेहतर है कि इस मामले को अपने सिरे पर ही ठीक किया जाए। खालिद, ठीक है, मैं और हूर चले जाएंगे कल सुबह। अहमद जी उसे घूरते हुए, हमने तुम्हें जाने के लिए कहा है खालिद, तुम्हारी बीवी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, सफर लंबा है, वो परेशान हो जाएंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम अकेले जाओ। माना कि निकाह हो गया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि 24 घंटे बीवी के पल्लू से बंधे रहो। खालिद टेढ़ा मुस्कुराते हुए, आपकी भी बीवी है, मैंने मना नहीं किया, आप चाहें तो अपनी बीवी के पल्लू से बंध कर रह सकते हैं और मेरी तो नई नई शादी हुई है, अपनी बीवी के आगे पीछे नहीं घूमूंगा। तो क्या आपकी बीवी के घूमूंगा? सच कहूं तो अब उसकी उम्र ही रही। उसकी बात सुनकर अहमद जी का चेहरा देखने लायक था। वहीं जफर, जारून, फारिद और सलमान तो बस अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में थे। सिकंदर जी, जब काम तुम्हारा है तो बीवी को साथ ले जाने की जरूरत क्या है, वो यहाँ भी रह सकती है और भूलो मत उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और घर में इतने सारे लोग हैं, रख लेंगे उसका ख्याल। 12 घंटे का सफर है, क्यों उसे परेशान करना चाहते हो, इसलिए अकेले ही जाओ। खालिद उन्हें घूरते हुए, छोड़कर गया था, पिछली बार लौट कर आया तो हाथों पर जलने के निशान थे। इतनी आइकॉनिक रस्म जो करवाई थी आपने तो इसलिए शुक्रिया, पर आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता। साथ जाएंगी मेरे, वरना खुद जाए और फैक्ट्री का मसला सुलझाए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। और जरा शर्म कीजिए बाबा साहेब, आपको अच्छा लगता है नए जोड़े को यूं जुदा करने में, आपको अपने परपोते पर पोती की शक्ल नहीं देखना। उसकी बात सुनकर सिकंदर जी बिल्कुल सकपका गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी खालिद ऐसा कुछ कहेगा। वो उस पर से नजरें हटाते हुए कहते हैं, जैसा करना है करो, ले जाओ साथ। इतना कहकर वो अपनी छड़ी उठाते हुए वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता था कि खालिद कुछ भी कह सकता है, तो बेहतर है कि चुपचाप निकल लो। उनके जाते ही अहमद जी, अरशद जी भी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह जाने खालिद कभी भी उन्हें लपेट सकता था। और उनके जाते हैं खालिद भी अपनी जगह से उठकर बाहर चला जाता है। काफी काम थे उसे करने के लिए और उसके पीछे ही उसकी पूरी पलटन भी चली जाती है। अब भाई जहां लीडर वहां पलटन। सलमान भी पीछे पीछे चल रहा था, तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है तो यह मलिहा का मैसेज था जिसमें लिखा था, आपको ठीक से शुक्रिया करने का मौका नहीं मिला, माफ कीजिएगा। उस दिन नूर को देखकर सब कुछ भूल गई थी मैं, पर सच में आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने काफी मदद की मेरी, शुक्रिया। यह मैसेज देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ना जाने क्यों ये लड़की उसे बड़ी दिलचस्प लगती थी। कुछ सोचकर वो मैसेज करता है,
इतना रूखा सूखा थैंक यू। दूसरी तरफ से मलिहा का तुरंत जवाब आता है। तो कैसे करूं थैंक यू? सलमान कुछ सोचते हुए मैसेज भेजता है। लंच तो क्या सकती हैं आप मुझे अगर फ्री हो तो। उसने मैसेज तो कर दिया था पर पता नहीं क्यों उसे अजीब सा घबराहट हो रही थी कि मलिहा क्या सोचेगी उसके बारे में। पर तभी मलिहा का जवाब आया और उसके जवाब को पढ़कर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसमें लिखा था फ्राइडे को उसी कैफे में मिलते हैं जहां कल मिले थे। ये पढ़कर वो बस थैंक यू लिखकर भेज देता है और खुद भी खालिद के पीछे पीछे चला जाता है। एपिसोड 68। शाम का वक्त सिकंदर जी गार्डन में टहल रहे थे। सूरज डूब चुका था पर अभी मगरिब शाम 7 बजे के करीब जो नमाज पढ़ी जाती है कि नमाज में वक्त था, यह उनका रूटीन था कि वो इस वक्त यहाँ टहला करते थे। अभी वो अपने टहलने में ही खोए हुए थे कि तभी अचानक उनका ध्यान नहीं रहा और उनका पैर किसी छोटे से पत्थर से टकरा गया और बैलेंस बिगड़ने के कारण वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाले थे कि तभी किसी ने वक्त रहते उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें ठीक से खड़ा होने में। जब वो ठीक से संभाल कर खड़े हो गए तो उन्होंने नजरें उठाकर देखा, यह नूर थी जिसने आज उन्हें बुरी तरह गिरने से बचाया था। दरअसल वो अनहार को ढूंढते हुए यहाँ आई थी, पर जैसे ही उसने सिकंदर जी के सामने उस पत्थर को रखा देखा वो उन्हें संभलने का कहने ही वाली थी, पर उससे पहले ही वो लड़खड़ा गए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। नूर सिकंदर जी को देखते हुए बेहद नरमी से पूछती है, ठीक है, आप कहीं चोट आई है क्या? सिकंदर जी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। कितनी प्यारी नादान सी बच्ची थी वो, जिसके साथ शायद कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत दी थी। उन्होंने वो अपनी प्यारी सी आवाज में आंखों में फिक्र लिए उन्हें देख रही थी और उसकी इस फिक्र को देखकर वो और सख्ती का नाटक नहीं कर पाए और उन्होंने भी बेहद शांत की आवाज में कहता, ठीक है, हम फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज बेहद नर्म थी। आज से पहले नूर ने उन्हें इतना शांत शायद ही कभी देखा था। वो उनके ठीक होने का सुनकर हाँ में सिर हिलाती है और वहां से जाने लगती है। तभी कुछ सोचकर सिकंदर जी उसे रोकते हुए कहते हैं, सुनो। उनके रोकने पर उसके कदम रुक जाते हैं और वो पलटकर उनकी तरफ देखती है तो सिकंदर जी आगे कदम बढ़ाते हुए उससे कहते हैं, हमारे पीछे आओ। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं, पर जब उन्हें एहसास होता है कि वो उनके पीछे नहीं आ रही तो वो पलटकर उसकी तरफ देखते हैं और एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, अपने शौहर की तरफ ही डीठ हो, वो भी एक दफा में कुछ नहीं सुनता। उन्होंने उसे खालिद का हवाला देकर ताला मारा था, जिसे समझते हुए वो सिर झुकाकर चुपचाप उनके पीछे जाने लगती है। वही उसकी इस हरकत पर सिकंदर जी भी वापस आगे बढ़ने लगते हैं, पर अब उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जिसे नूर नहीं देख सकती थी। वो सीधा अपने कमरे में आते हैं और वहीं बनी एडल्ट खूबसूरत सी और काफी ओल्ड एस्थेटिक विंटेज अलमीरा के पास जाकर उस अलमीरा का दरवाजा खोलते हैं और उसमें से एक ब्लू कलर का छोटा सा बॉक्स निकालते हैं। पर वो जैसे ही पलटकर देखते हैं तो इनकी नजर नूर पर जाती है, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, अंदर नहीं आई थी। ये देखकर उनके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो वापस अपना चेहरा जरा सख्त करते हुए कहते हैं, अंदर आ जाओ। उनकी आवाज में इस बार ऑर्डर था, जिसे समझते हुए नूर अंदर उनके पास आती है तो सिकंदर जी वो बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, खालिद के दादी की है, बहुत अजीज थी उन्हें, यह उनकी पहली रसोई की रस्म में मैंने उन्हें तोहफे में दी थी, पर वो चाहती थी कि यह वो खालिद की बीवी को दे, पर अब जब यह मौका आया है तो वो नहीं है। आखिरी की लाइन कहते कहते उनकी आवाज लबक आ गई थी, पर फिर खुद को वापस मजबूत कर वो आगे कहते हैं, ये तुम्हारे लिए, उस दिन तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हें कुछ दे नहीं पाए थे। नूर जो अभी तक उनकी बात सुन रही थी एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैं यह नहीं ले सकती। जब आप लोग मुझे इस घर का हिस्सा नहीं मानते फिर इस पर भी मेरा हक नहीं है। सिकंदर जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर इस बार वो अपनी मुस्कान नहीं छिपाते और वैसे ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर बहू नहीं मानते तो ये तुम्हें देते भी नहीं और वैसे भी हक बनता है तुम्हारा इस पर, इसलिए रखो। उनकी बात सुनकर अब वो मना नहीं कर पाती और उनके हाथ से वो बॉक्स लेकर खोलकर देखती हैं तो उसमें एक बेहद खूबसूरत ओल्ड एस्थेटिक टाइप डायमंड रिंग थी, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा स्क्वायर शेप डायमंड था और आसपास काफी सारे छोटे छोटे डायमंड। उसे देखते ही उसकी कीमत का अंदाज लगाया जा सकता था। इतनी पुरानी होने के बाद भी वो बिल्कुल चमक रही थी। सिकंदर जी, जानते हैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादती की है हम सबने, पर हमारा जो औहदा है उस हिसाब से जज्बातों में बहकर फैसले नहीं ले सकते, लोगों को परखना पड़ता है और फिर हमें तुम्हारे हवाले से अपने पोते को भी परखना था, क्योंकि निकाह तो कर लाया था वो तुमसे, पर तुम्हारा ख्याल रख भी पाता या नहीं ये भी देखना था। उसका मिजाज हम सबसे हमेशा से अलग रहा है, बगावत तो जैसे खून में बहती है उसकी, उसके लिए अपनी जिद गुस्सा जुनून बहुत मायने रखता है। फिर तुम तो इतनी फूल जैसी हो, सच कहें तो डर गए थे जब तुम्हें निकाह कर लाया था, समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा ख्याल रख भी पाएगा वो या नहीं, पर अब इतना पता है कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा महफूज रखेगा। उनकी बात सुनकर नूर काफी हैरान होती है। उसने नहीं सोचा था कि सिकंदर जी इतने नर्म भी हो सकते हैं, उसने उन्हें हमेशा से गुस्से में ही जो देखा था। सिकंदर जी आगे कहते हैं, हमने गौर किया है तुम्हारे साथ वो बिल्कुल अलग रहता है, अगर तुम चाहो तो उसे सही रास्ते पर ला सकती हो, और वैसे भी मर्द चाहे कैसा भी हो, कितनी भी उम्र हो उसकी, पर उसकी बीवी ही उसे सुधार सकती है और हमें पता है उस नालायक को भी तुम ही ठीक कर सकती हो। उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि इससे पहले नूर कुछ कह पाती वहां किसी सी सर्द और ठंडी आवाज गूंजी, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया है अब आपने। यह आवाज सुनकर नूर और सिकंदर जी दोनों पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वो खालिद वही खड़ा सिकंदर जी को अपनी आंखें छोटी कर घूर रहा था।
दरअसल कुछ देर पहले ही वो घर आया था और जैसे ही कमरे में गया उसे नूर वहां नहीं मिली। तब से वो उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा है। सबसे पूछने पर भी उसे कुछ पता नहीं चला। तभी शुक्र है एक मुलाजिम ने नूर को बाबा साहेब से बात करते सुना था, तो वो सीधा यहाँ आ गया और उसे सिकंदर जी नूर से बात करते मिला, जहां वो उसके बारे में नालायक जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। सिकंदर जी उसे घूरते हुए, तुम्हारी बीवी कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसे हम तुम्हारे खिलाफ भड़का देंगे। उसका अल्लाह के शुक्र से अपना खुद का दिमाग है, हमें कोई पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे समझे। उनकी बात सुनकर खालिद बड़े रौब के साथ अंदर आता है। तभी उसकी नजर नूर के हाथ में पकड़े उस बॉक्स पर जाती है, तो वो सिकंदर जी को वापस घूरते हुए कहता है, आप मेरी बीवी को रिश्वत देने का सोच रहे हैं। सिकंदर जी चिढ़ते हुए, तोहफा दे रहे हैं। पहली रसोई का कुछ फर्ज है जो आता करने होते हैं और हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि तुम्हारी बीवी को रिश्वत देते फिरे। खालिद टेढ़ा मुस्कुराते हुए, चलिए आपको इतना ख्याल तो आया कि मेरी बीवी को तोहफा दे दिया जाए, वरना जितने कंजूस आप हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी जेब खाली करेंगे। उसने अपने मिजाज के मुताबिक फिर से उन्हें ताना कसा और सिकंदर जी दोबारा गुस्से में झुंझुलाते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुमने क्या दे इसे नूर को? वैसे तो हर वक्त मेरी मेरी बीवी करते रहते हो, तुम्हारी हरकतें देखकर लगता नहीं है कुछ दिया होगा तुमने इसे। खालिद नूर की तरफ देखते हुए, और आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे अपनी बीवी को जो देना था दे चुका हूं, पर आपको बड़ी दिलचस्पी आ रही है मेरी और मेरी बीवी की दरमिया हुई बातें जानने में। बट सॉरी बाबा साहेब, आई कांट टेल यू, इट्स टू पर्सनल राइट हूर। उसकी आवाज में शरारत थी जिसे बाबा साहेब ने भी समझा, और नूर का तो कुछ यूं हाल था कि उसे लग रहा था कि वो अभी के अभी यहां से भाग जाए, पर अफसोस वो ऐसे नहीं जा सकती थी। वहीं बाबा साहेब अपने बेशर्म पोते को एक नजर घूरकर वापस नूर की तरफ मुखातिब होते हुए पूछते हैं, बताओ नूर कुछ दिया है इसने तुम्हें या सिर्फ बातें बना रहा है? उनकी बात सुनकर नूर सिर झुकाए बड़ी मासूमियत ने नामे सिर हिला देती है, जिसका साफ मतलब था कि खालिद ने उसे कुछ भी नहीं दिया है। और ये देखकर खालिद हैरानी से उसे घूरने लगता है। वही अब पासा सिकंदर जी के हाथ में था। वो खालिद को डांटते हुए कहते हैं, देखो कुछ नहीं दिया तुमने इसे, शर्म नहीं आती? बीवी ने पहली बार कुछ बनाया और तुमने कुछ नहीं दिया उसे? हद है, यही सब सिखाया है हमने तुम्हें? खालिद उनकी बात सुनकर एक नजर उन्हें देखता है, फिर वापस नूर की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहता है, आपको शर्मा नहीं आ रही? शौहर को झूठ बोलकर फंसा रही है आप। आपको आपके अब्बा के घर लेकर तो गया था तोहफे में हूर। नूर में आज ना जाने कहां से हिम्मत आ गई थी। वो नजरें उठाकर उसे देखते हुए कहती है, वो तोहफा कहां से हुआ? वो तो हक था मेरा अपने अब्बा की तरफ जाना। तोहफा तो कुछ नहीं दिया आपने मुझे। अब तो खालिद का सब जवाब दे रहा था। एक तो इन सब मामलों में उसे कोई खासा दिलचस्प और एक्सपीरियंस था नहीं, उसे लगा अब उसे कोई तोहफा नहीं देना होगा। ऊपर से उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी बीवी उसके दादू के साथ मिलकर टीम अप कर लेंगी। यकीन आज उसे समझ आ गया था कि नूर उतनी सीधी और सरल स्वभाव है नहीं जितनी वो लगती है। वो कब क्या कर जाए कहाँ नहीं जा सकता। वही खालिद को यूं नूर को घूरता देख सिकंदर जी उसे डांटते हुए कहते हैं, ये घूर क्या रहे हो उसे? 32 की उम्र है तुम्हारी और इतना नहीं पता कि बीवी को तोहफा देना होता है पहली रसोई में? खालिद चिढ़ते हुए, इसमें उम्र कहां से बीच में आई? और मैं भले ही 32 का हूं, पर बीवी यह मेरी पहली और आखिरी ही है। 4-5 शादियों का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे जो पता हो अब तोहफे देने हैं। उसने फिर सिकंदर जी को चुप करा दिया था। एक बात तो पक्की थी, उससे ना कोई बातों में जीत सकता था और ना ही किसी और तरीके से। वही यूं माहौल को गर्म होता देख नूर सिकंदर जी से जरा झिझकते हुए कहती है, आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं बाबा साहेब, कुछ काम है मुझे। सिकंदर जी उसके सिर पर हाथ रखकर हल्का सा थपथपाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा जाओ। उनकी मंजूरी मिलते ही वो तुरंत वहां से खिसक जाती है, पर उसे खुद पर खालिद की जलती नजरें अच्छे से महसूस हो रही थी। वही उसके जाते ही खालिद भी जाने लगता है कि तभी सिकंदर जी उसे रोकते हुए कहते हैं, ख्याल रखो उसका बहुत नादान है, अभी उसके कुछ ख्वाब होंगे अपने शौहर को लेकर और ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसके उन ख्वाबों को मुकम्मल करो। उम्र के इस फासले के कारण काफी कुछ है जो वो तुमसे कहने में जरा कतराती होगी। तुम्हारे रिश्ते में झिझक दूरियां है, पर ये दूरियां तुम्हें खुद कम करनी है। दुर्रानी खानदान के मर्दों में वो खून बहता है जो बाहर इज्जत और घर में बीवी की खुशी दोनों संभालना जानते हैं, समझे? उनकी बात सुनकर खालिद हाँ में सिर हिला देता है। मजाक मस्ती अपनी जगह पर, वो दिल से सिकंदर जी की काफी इज्जत करता जा। उनकी कही हर बात अगर वो सही होती तो वो मानता था। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 500 है। जैसे ही 500 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।